ओके, सो लास्ट क्लास तक वेडनेसडे तक हमने इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंज की कंडीशंस करनी थी। ये डिस्कस कर लिया था कि इंटरफेरेंस में जरूरी है कि जो फ्रिंजेस हैं वो फ्रिंजेस ऑर्डिनेट बने। सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस लेंगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ डार्क फ्रिंजेस लेंगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं मिलेगी। एनर्जी आपको तब कंजर्व मिलेगी जब ब्राइट और डार्क दोनों होंगे। एक्चुअल में डार्क से एनर्जी निकलकर ब्राइट में जाती है। सो ये यहां तक हम सारा डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद आपको चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। सेकंड मेजर कैलकुलेशन इन वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस में ये सेकंड मेजर कैलकुलेशन। फ्रिंज पोजीशन, बेसिकली हम पहले फ्रिंज पोजीशन निकालेंगे और उसके बाद हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए, फ्रिंज पोजीशन और फ्रिंज विड्थ निकालने की आपने ये डबल स्लिट पैटर्न दिया हुआ है और ये स्क्रीन है। इस फिगर को बहुत ढंग से देखिएगा, सारी कैलकुलेशन इस फिगर पर डिपेंड करती है। आपने दो स्लिट्स लिए, स्लिट 1, स्लिट 2। ये आपकी कुछ सोर्स स्लिट रही होगी। अब ये S1 है, ये S2। एटलीस्ट इस कैलकुलेशन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स स्लिट कैसी थी, आपको जो भी फर्क पड़ेगा वो S1 और S2 से। ये आपकी स्क्रीन है। इसका एनिमेशन में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं इस एक्सपेरिमेंट का। स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज कैपिटल D। ये एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर मुझे देखना है कि ब्राइट फ्रिंज बनता है या डार्क फ्रिंज बनता है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज स्मॉल d। डबल स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों स्लिट्स के बीच में, स्मॉल d। ये सेंटर है इस डबल स्लिट का। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लूं, ये हाफ डिस्टेंस, ये d/2 हो जाएगा। ये वाला हाफ डिस्टेंस भी d/2 होगा। ये d/2 है और ये भी d/2 है। मैंने यहां पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया और मेरा आर्ग्यूमेंट ये कि इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। उस ब्राइट या डार्क फ्रिंज का ये जो सेंटर है, इस सेंटर से कुछ सेपरेशन जरूर होगा। लेट्स कॉल दैट सेपरेशन एज y। पहला आर्ग्यूमेंट है ये जो सेंटर है। देखिए S1 और S2 से जो वेव्स यहां पहुंचेंगी, इसे मैं O पॉइंट कह देता हूं। O पॉइंट पर दोनों वेव्स सेम पाथ कवर करेंगी, पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो ब्राइट फ्रिंज मिलता है। सो ये जो कंडीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये जो सेंटर है, जहां S1 और S2 से जो वेव्स पहुंचेंगी वो सेम पाथ कवर करेंगी, पाथ डिफरेंस 0 होगा। इसको हम कहते हैं, यहां आपको एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। दिस इज अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां आपको एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा। ये P पॉइंट है। अब आपको देखना है इस P पॉइंट पर कैसा फ्रिंज बनता है। डार्क फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कैसा होगा P पॉइंट पर। सो P पॉइंट के लिए देखिए, S1 से रेस P तक जाएंगी और वेव्स जाएंगी। S2 से वेव्स P पॉइंट पर जाएंगी। इन दोनों वेव्स ने कुछ पार्ट डिफरेंस कवर करा होगा, तो मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूं। D इज
separation between double slit and screen स्मॉल d है, ये जो दोनों स्लिट्स हैं S1 और S2 इनके बीच का सेपरेशन, दिस इज सेपरेशन बिटवीन डबल स्लिट yn है सेपरेशन of nth fringe from central maxima. Separation of nth fringe from central maxima is y. अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ दोबारा से एक बार देख लो, तो डिस्टेंसेस मैंने मार्क कर दिए, S1 और S2 दो सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस से वेव चली और P पॉइंट पर पहुंच गई। P पॉइंट पर जाकर ये वेव सुपर इंपोज करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि यहां जब ये सुपर इंपोज करेंगी तो ये डिस्टेंस क्या होगा। पहली चीज y चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D और स्मॉल d की टर्म्स में चाहिए ये y क्या आएगा। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि y की किस तरह की वैल्यूज हो कि P पर ब्राइट फ्रिंज बने, y की कैसी वैल्यूज होंगी कि P पर डार्क फ्रिंज बने। तो बस वो फर्स्ट स्लाइड है, बस मैंने यहीं से स्टार्ट किया कि P पर कैसी क्या कंडीशन होनी चाहिए y की कि P पर जो फ्रिंज बने वो ब्राइट हो, yn की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि P पर जो फ्रिंज बने वो फ्रिंज डार्क। तो देखिए वो काम आप कैसे करेंगे। पहले मैं पार्ट डिफरेंस निकालता हूं। देखो अगर आप ये फिगर देखोगे तो पाथ देखो, S1 से जो वेव गई उसने पाथ कवर किया S1P, S2 से जो वेव गई उसने पाथ कवर किया S2P। तो जो पाथ डिफरेंस है दैट्स बेसिकली S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस X इज S2P माइनस S1P, दैट्स माय फर्स्ट। ये पार्ट डिफरेंस है S2P माइनस S1P। अब आपको किसी तरह से S2P और S1P कैलकुलेट करना है। देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, एक नॉर्मल आपने यहां से ड्रॉप कर दिया, कुछ नाम दे दिया आपने, इसे आपने N1 कह दिया और इसे आपने N2 कह दिया। अब ये जो ट्राइंगल है S1PN, इसमें अगर आप इतनी लेंथ देखोगे, ये वाली लेंथ, इतना इज D/2, ये भी D/2 है। सो अगर आप ये लेंथ देखोगे, ये लेंथ होगी पूरा yn में से D/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, yn माइनस D/2, दिस इज yn माइनस D/2। इसी तरह से अगर आपको इस लेंथ की जरूरत है, सो ये होगा yn प्लस D/2, P से लेकर N2 तक का इज yn प्लस D/2, P से लेकर N1 तक का yn माइनस D/2। सो अगर आप ये ट्राइंगल कंसीडर करो S2P, S1P के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं S1N1P, S1N1P। यहां जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, देखिए S1P क्या होगा, इट्स S1N1 स्क्वायर प्लस PN1 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं S1
P is root over S1 n square n1 square plus S1 n1 square plus P n1 square. So आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए मैंने, that this is S1 n1 square plus P n1 square to the power. This is equation number 2. भाई बताइए यहां तक क्लियर है? मुझे यहाँ फिगर में डाउट्स बताना शुरू कीजिए. यहाँ कोई डाउट फिगर में? हाँ, अरबाब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल मिड पॉइंट है. तो S1 और S2 से जब वेव्स पहुंचेंगे ना मिड पॉइंट पर, तो सेम पाथ कवर करेंगे. सेम पाथ कवर करेंगी, दैट मींस पाथ डिफरेंस इज 0. लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि पाथ डिफरेंस 0 होगा तो ब्राइट बनता है. तो सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसे सेंट्रल ब्राइट कहते हैं. ये फिगर ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे. इतना हो जाए तो मुझे बताइए, सर अब करते हैं. लिख लिया सबने? एक सेकंड. सॉरी. सो S1P आ गया S1 n1 स्क्वायर प्लस P n1 स्क्वायर टू द पावर हाफ. इसी तरह से आप S2P कैलकुलेट कर सकते हैं. S2P देखिए क्या होगा. S2P स्क्वायर इज S2 n2 स्क्वायर प्लस P n2 स्क्वायर इन ट्राइंगल S2 n2P. सो S2P हो जाएगा. देखिए इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे S2 n2 स्क्वायर प्लस P n2 स्क्वायर, S2 n2 square plus P n2 square to the power. That is equation number 3.
अब थोड़ा सा लंबा स्टेप होगा, आप 1 में 2 और 3 को रख दीजिए। तो ये x हो जाएगा S2p which is S2n2 square plus pn2 square to the power half minus S1p which is S1n1 square plus pn1 square to the power. That is equation number 4. अब आपको सारी वैल्यूज चाहिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप यहां देखोगे, देखो S1n1 is d, S2n2 is d, सो ऐसे लिख सकते हैं S1n1 is equal to S2n2। देखिए दोनों क्वांटिटीज d हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट आप लिख सकते हो Pn2। तो देखो जब आप Pn2 देखोगे, Pn2 कितना है, yn प्लस d बाई 2। Pn2 is yn प्लस d बाई 2, सिक्स्थ इक्वेशन। इसी तरह से आप लिख सकते हैं Pn1 is yn minus d by 2। ये सारी वैल्यूज रख दीजिए 5, 6, 7 and 4। सो ये x है which is S2n2 which is d square plus Pn2 which is yn plus d by 2 का स्क्वायर to the power half minus its d square plus yn minus d by 2 square to the power half। That is equation number 8। हाँ भाई, इतना बताइए, यहां तक क्लियर है। इस स्टेप तक इक्वेशन नंबर 8 तक बताइए, अगर कोई डाउट है। लिखना मत अभी, मैं इसको अभी स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जब मैं इसको कंप्लीट कर दूं तब लिखना शुरू कीजिएगा। फिलहाल डाउट्स बताइए, इस स्टेप में कोई डाउट है अभी? कोई डाउट नहीं है, चलो किसी का कोई डाउट नहीं है ना यहां तक, चलिए गुड। सो अब इस इक्वेशन को ना, ये जो इक्वेशन आई है फाइनली, इसे सॉल्व करना है जहां तक ये सॉल्व हो सकती है। सो इक्वेशन नंबर 8 में दोबारा लिख रहा हूं, ये था x इज डी स्क्वायर प्लस वाई एन प्लस डी बाई 2 स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस डी बाई 2 स्क्वायर टू द पावर हाफ। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। वही इक्वेशन नंबर 8 मैंने दोबारा लिख दी, इसी को सॉल्व कर देंगे, कुछ छोड़ा तो नहीं ना। अब आप देखो इस इक्वेशन में काम कीजिए, d आप कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर। जब आप यहां डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए पावर हाफ थी यहां पूरे की, इसकी भी पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा। स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं बस एक, इसलिए कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। कॉमन लेने का मतलब है दोनों को एक ही टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया, डी बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर टू द पावर। इसी तरह से यहां भी आप डी स्क्वायर कॉमन लीजिए। जब आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां भी एक पावर हाफ आ जाएगी, इट्स डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस डी बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर टू द पावर। तो देखिए ये तो डी हो गया, दिस इज 1 प्लस वाई एन प्लस डी बाई 2 स्क्वायर divided by d square to the power half minus d 1 plus yn minus d by 2 square divided by d square to the power half।
अब आप यहां बंदा देखो, अगर आप ढंग से इस टर्म को देखोगे, देखो स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है स्लिट विड्थ के कंपेरेबल। तो ये जो टर्म होगी ये 1 से बहुत छोटी होगी, ये टर्म भी 1 से बहुत छोटी होगी। तो इन दोनों जगह मैं बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं। 1 की प्लस एक्स टू द पावर n को रफली लिखा जा सकता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन। सो यहां पर x की जगह ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म x की जगह आ रही है, और ये तो पावर हाफ n हो जाएगा। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखो ये d आ गया, 1 प्लस ये हाफ पहले आ जाएगा, ये आया yn प्लस डी बाई टू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। भाई इसे करने का एक ऑल्टरनेट मेथड और भी है, वो इजी है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, बट हाँ थोड़ा लॉजिकल ज्यादा है, इसीलिए मैं उसको अभी नहीं ले रहा। मैं वो भी बता दूंगा आपको, मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए उसी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। ये जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेंदी है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा लॉजिकल ज्यादा है, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको पहले नहीं करा रहा। यहाँ भी बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो, n है ना, n की जगह हाफ आ रहा है, x की जगह ये पूरी टर्म है, 1 प्लस 1 बाई टू yn माइनस d बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन। हाँ भाई बताइए, इक्वेशन नंबर 9 तक क्लियर है? इक्वेशन नंबर 9 तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करना, इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, मैं डी कॉमन ले रहा हूं, ख्याल रखना मैं इसी में डी कॉमन ले रहा हूं। हाँ सैफ मैंने कॉमन लिया है। अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी में से a कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन लेना ऐसे सिखाते हैं ना कि उसको a से डिवाइड कर दो, इसे भी a से डिवाइड कर दो, ये मतलब होता है कॉमन लेने, जिसे आप कहते हैं कॉमन लिया है। तो यहां मैंने डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो डी स्क्वायर बाहर चला जाएगा, पावर हाफ थी तो डी स्क्वायर पर पावर हाफ जाएगी, फर्स्ट टर्म भी डी स्क्वायर से डिवाइड होगी, सेकंड टर्म भी डी स्क्वायर से डिवाइड होगी। ऐसी यहां भी डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये टर्म भी डी स्क्वायर से डिवाइड होगी, ये टर्म भी डी स्क्वायर से डिवाइड। सैफ अब बताइए, कॉमन का मतलब ही यही कि दोनों टर्म्स को जिसे कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद यहां देखो, इन दोनों में डी कॉमन आ रहा है, मैं डी कॉमन ले लेता हूं, डी कॉमन ले लिया। अब जब आप ढंग से देखोगे, दिस इज 1 प्लस हाफ yn प्लस डी बाई टू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, डी बाई टू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कोई नहीं हार्दिक, माइनस 1 माइनस हाफ yn माइनस डी बाई टू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। So this one will cancel this one. अब जो टर्म्स बची हैं इन दोनों में हाफ डी स्क्वायर कॉमन आएगा, हाफ डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। So you are left with only yn plus d by 2 square minus yn minus d by 2 square. Yes, d square in denominator. अब यहां दोनों जगह देखिए, ये d से फिर ये स्क्वायर कैंसिल होगा, x आया 1 by 2d, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसको आप लिख दीजिए yn स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू yn इंटू डी बाई टू, माइनस यहाँ स्क्वायर ओपन कीजिए yn स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 minus twice of yn into d by 2. Yn square will cancel this yn square. D square by 4 will cancel this d square by 4. So x is 1 by 2d
this 2 will cancel this 2 will cancel this 2. तो ये बच गया YND. देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा YND. सो ये x आया, इट्स 2YND डिवाइडेड बाय 2D. तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. सो पहला तो ये रिलेशन आया पार्ट डिफरेंस और इसमें इट्स YN स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल. एक तो आप इसे याद रखेंगे, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको कई जगह. 10th हुई थी, नहीं हुई थी, इसकी कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में. यहां तक बताइए ये क्लियर है आप लोगों का? डाउट्स हैं कहीं किसी के, कुछ इश्यूज इसके साथ? तो वो जो इतनी बड़ी टर्म आ रही थी वो रिड्यूस होकर सिर्फ इतनी रह गई. बस इस पूरे में ना मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ली है, मतलब आपको बताए बिना मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ले ली, दैट्स d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल. ये ना यहां मैंने ये मान लिया कि d कैपिटल D से बहुत छोटा है. कैंसिल हो गया ना, ये 2 था, यहाँ भी 2 आ गया न्यूमरेटर में आयशा, तो कैंसिल हो जाएगा. हाँ जोया, ये डेरिवेशन बहुत आई है, बहुत आई है. भाई बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए. फर्स्ट स्लाइड ये लिख लिया था आप सबने? ये तो लिख लिया था ना, ड्रॉ कर लिया था. हार्दिक आप लेट आए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए. इस पे तो मैंने बहुत टाइम दिया था इसको लिखने के लिए. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये फर्स्ट स्लाइड थी आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी लिखते रहिएगा आराम से. चलिए अब लिखना शुरू कीजिए. हार्दिक अब स्क्रीनशॉट मत लेना, अब लिखना. हाँ असबा, अगर d स्मॉल है ना तो yn भी स्मॉल आएगा. हाँ मीन वहां से भी कर सकते हैं, स्क्वायर से भी कर सकते हैं. जी वजह तो उसे ज्योमेट्री से ही करेंगे यार, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. ज्योमेट्री से करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, 2 लाइन में आ जाएगी कैलकुलेशन. रब कर दूं इसको? चलिए सबने लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड लिखिए.
भाई नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। लिखिए नगमा, जब हो जाए तो बताइएगा। नगमा जैद, जब इतना हो जाए तो बताइएगा। जैद नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। भाई इतना हो जाए बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो आपने अब तक क्या करा, देखो अगर आप इस एक्सप्रेशन, अच्छा नहीं हुआ था, लिखिए लिखिए। इतना हो जाए मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। okay. शाहिद जाहिद हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, तो देखिए ये एक्सप्रेशन पार्ट डिफरेंस और ज्योमेट्री को कनेक्ट कर रहा है। एक्स इज पार्ट डिफरेंस, ये जो x है ये आपका पार्ट डिफरेंस है। कैपिटल डी डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है। वाई एन nth फ्रिंज का और सेंट्रल मैक्सिमा जो भी बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसका सेपरेशन है। सो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए y का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए और डार्क के लिए क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं आता हूं फॉर ब्राइट फ्रिंज, मीन्स ये जो P पॉइंट है ना, मैं आपसे कह रहा हूं इस P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आप जानते हो कि जो पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस शुड बी इन दिस फॉर्म, x इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमने किया था, दैट्स इक्वेशन नंबर 10th, दैट्स इक्वेशन नंबर 11th, ये हमने डिस्कस किया। तो आप एक काम कीजिए, 11th को 10th में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशंस आएंगे। x आ गया एन लैम्डा, इट्स y एन स्मॉल d ओवर कैपिटल D। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि आपका जो y n होगा दैट इज n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दैट इज इक्वेशन नंबर 12। तो आपको कंडीशन मिल गई। अच्छा ब्राइट फ्रिंज होगा तो जो सेपरेशन है वाई एन इज दिस है, ये वाला सेपरेशन, सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर P तक का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन इस फॉर्म में होगा, वाई एन इज एन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करती है, 0 1 2 3 दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहता हूं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को मैं लिखता हूं 0, n 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। और लॉजिकल भी है भाई, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यही होगा, यहीं से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इट शुड बी 0।
फिर मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट ब्राइट y1, फर्स्ट ब्राइट के लिए n1 लिखोगे, सो इट्स 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, इट्स लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। जब आप सेकेंड ब्राइट लेंगे y2, n की जगह 2 रख दीजिए, इट्स 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ऐसे आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो ये तो आपने कैलकुलेट किया ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी तरह से मैं डार्क फ्रिंज के लिए ले सकता हूं। सो जब आप यहीं पर डार्क फ्रिंज से लोगे, भाई डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस हमने डिराइव किया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। भाई ये लास्ट लेक्चर का है, वेडनेसडे हमने इसको डिराइव करा। इसे मैं कह देता हूं 13। फिर 13 को उठाकर आप 10th में रख दीजिए। सो 2n माइनस 1 lambda by 2 is yn small d by capital D. So यहां से yn आएगा, it's 2n minus 1 lambda by 2 capital D by small d. This is it, 2n minus 1 lambda by 2 capital D by small d. और एक चीज का ख्याल रखिएगा, n स्टार्ट होता है 1 से, 0 से नहीं होता। अगर मैं 2n प्लस 1 लिख दूं तो n 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने माइनस n लिखा है, माइनस 1 है तो n 1 से स्टार्ट होगा। सो जब आप कहोगे ना फर्स्ट डार्क, भाई जीरोथ डार्क कुछ नहीं होता, सेंट्रल डार्क नहीं होता, फर्स्ट डार्क होता है। तो फर्स्ट डार्क के लिए y1 के लिए आपको यहां पर n की जगह 1 रख दो। तो देखो जब n की जगह 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी हो जाएगा। दैट्स फर्स्ट डार्क। जब आप सेकेंड डार्क लेंगे y2, और एक 2 और था ना नीचे, चलो रख देंगे, अभी रख देंगे, भूल गया। जब यहां 2 रखूंगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो यहां एक 2 और था, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। सो ये आ गया 3 लैम्डा डी बाय 2d सेकेंड। ऐसे ही आप थर्ड डार्क के लिए ले सकते हैं, y3 आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2। सो आपको पोजीशंस मिल गई, आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस किन किन पोजीशंस पर होंगे वो आप यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आप यहां से प्रिडिक्ट करोगे, डार्क फ्रिंज की पोजीशन आप यहां से प्रिडिक्ट करोगे। अब इसके बाद वो आपसे कहता है फ्रिंज विड्थ निकालिए। तो देखो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, मतलब ऐसे बहुत थिक फ्रिंजेस नहीं बन रहे हैं कि मैं विड्थ निकाल दूं, लाइंस हैं बिल्कुल। विड्थ से यहां मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बताइए, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन बता दो। तो फ्रिंज में पहले देखो, ब्राइट फ्रिंज अगर मैं लिखता हूं, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन, इट्स सेपरेशन बिटवीन two consecutive dark fringe, two consecutive dark fringe। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज और सेकेंड डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन लूं, तो वो आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दे देगी। भाई ये फ्रिंज बिल्कुल लाइन टाइप होते हैं, कुछ mm, 0.1 mm ऐसी आएंगी इनकी विड्थ। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बड़ा ड्रॉ करके दे रहा हूं, अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कि इतनी बड़ी विड्थ कैसे आ गई, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लीजिए ब्राइट है, ये डार्क फ्रिंज है, फिर कह रहा हूं ये mm में सेपरेशन होगा। ये मैं बढ़ा तो रहा हूं, कुछ कंसेप्चुअल इश्यूज आएंगे, इसलिए कि आपको दिखेगा तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। फिर ये ब्राइट है,
फिर डार्क आएंगे। बस भाई अब नहीं ड्रॉ करूंगा, बहुत ड्रॉ करूंगा। और ये भी मैं आपको थिक बना के दिखा रहा हूं। ये फ्रिंजेस रेक्टेंगुलर नहीं होते, डिपेंड करता है सोर्सेस कैसी हो, अपने आप में एक टॉपिक है। फ्रिंज का शेप कैसा होता है वो डिपेंड करता है सोर्सेस कैसी होती हैं। कभी हाइपरबोलिक मिलेंगे, कभी स्फेरिकल फ्रिंजेस मिलेंगे। मान लीजिए हाइपरबोलिक फ्रिंजेस की जगह मैंने आपको रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस दे दिए और ये था मेरा सेंटर मैक्सिमम। सो अगर ये दो डार्क है ना, सेंटर मैक्सिमा ये, एक डार्क का सेपरेशन लो और दूसरे डार्क का सेपरेशन लो, इन दोनों सेपरेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें एक एवरेज विड्थ मिल जाएगी इस ब्राइट फ्रिंज की। मींस यहां से लेकर और यहां तक के सेपरेशन से इसे माइनस कर दिया तो ये विड्थ मिलेगी, एवरेज विड्थ मिलेगी। तो ये मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो ये डार्क फ्रिंज है आपका और ये आपका ब्राइट फ्रिंज, सब ऑल्टरनेट बनते हैं। अब इसमें कई चीजें ना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। पहला, डार्क का मतलब ये नहीं है ब्लैक। डार्क का मतलब है अगर येलो फ्रिंजेस बन रहे हैं, ब्राइट बहुत ज्यादा येलोइश होगा, डार्क कम येलोइश होगा। वो तो सिर्फ मैंने एग्जैक्ट दिखा दिया आपको कि अच्छा ब्राइट तो येलो है बिल्कुल, डार्क ब्लैक, ऐसा नहीं होता। रेड है अगर तो ब्राइट बहुत स्ट्रॉन्ग रेड होगा, डार्क रेड होगा विद अ वेरी वीक इंटेंसिटी। ये मतलब है ब्राइट और डार्क का। बराबर। तो सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ये मतलब है फ्रिंज विड्थ का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इज विड्थ ऑफ फ्रिंज, जी बिल्कुल इक्वल होती है वजह, बिल्कुल इक्वल। बीटा जो होगा दैट्स सेपरेशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज और n-1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है आप फर्स्ट और थर्ड सेकंड का सेपरेशन ले लीजिए, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क का, या सेकंड डार्क और थर्ड डार्क का ले लीजिए, थर्ड डार्क फोर्थ डार्क ले लीजिए, फिफ्थ और सिक्स डार्क, कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव। तो मैंने क्या किया, एक n ले लिया, एक n-1 ले लिया, जनरल ले लिया n और n-1। सो देखिए वाई एन क्या है, डार्क फ्रिंज का सेपरेशन है, ये जो हमने डिराइव किया था, ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, ये वाई एन है। 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। n-1th फ्रिंज चाहिए आपको। n-1th का मतलब है n की जगह n-1 रख दो। देखो जब मैंने कहा था थर्ड डार्क चाहिए, कहां गया, ये रहा। सेकंड डार्क चाहिए तो n की जगह 2 रख दिया था, थर्ड डार्क चाहिए तो n की जगह 3 रख दिया। जी अरबाब, बीटा मींस फ्रिंज विड्थ। n-1 चाहिए तो n की जगह n-1 रख दीजिए, तो ये ऐसा दिखेगा 2 इंटू n-1, इस n की जगह n-1 रखा, -1 लैम्डा डी बाय 2। अब आप यहां से लैम्डा डी बाय 2d कॉमन दे दीजिए, तो ये जो बच जाएगा ना, देखो क्या बचेगा, 2n-1 बचेगा और यहां ब्रैकेट में बचेगा 2n-2 -1। बाहर ले जाइए इसे, 2n-1 -2n + 2 + 1। सो 2n से 2n गया, -1 से +1 गया, बीटा आ गया लैम्डा डी बाय 2d इंटू 2 से ये 2 गया, लैम्डा डी बाय डी आ गया। हाँ हार्दिक, क्या कह रहे हैं, किसे इक्वल कर दिया? हाँ हार्दिक, टू क्यों आएगा? देखो टू तो यहाँ था ना, यहाँ एक टू भी तो बचा हुआ है ना। 2n से 2n कैंसिल हुआ, -1 से -1 कैंसिल हुआ, एक 2d यहाँ था, एक 2 यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा डी बाय। ठीक है,
भाई यहां तक बताइए, और किसी का कोई डाउट? हार्दिक, आपका हुआ क्लियर? और कोई डाउट किसी का? हर बात सेम आनी चाहिए, अभी देख लेंगे। किसी का कोई डाउट नहीं है, चलो गुड। एक बार हम डार्क फ्रिंज की भी विड्थ निकाल लेते हैं। नहीं बजा, स्लिट का साइज कम होना चाहिए, वरना फ्रिंजेस नहीं दिखते, फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाते हैं। ज्यादा बड़ी स्लिट लोगे तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ही ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, दिखेगा नहीं। वो सब भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या और कंडीशंस होनी चाहिए। हाँ, अभी मैं करा रहा हूं, अभी मैं आ जाऊंगा लास्ट स्लाइड के ऊपर, बस एक चीज और सीख लो। n-1 नहीं लिया मैंने, सुनाओ। nth फ्रिंज और n-1th फ्रिंज सबस्क्रिप्ट में है। मैंने कहा था ना कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, 3 और 2 कॉन्जिक्यूटिव, 4 और 3 कॉन्जिक्यूटिव, 5 4 कॉन्जिक्यूटिव। तो n का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? n से कम वाला, n-1। तो मैंने एक nth फ्रिंज लिया और एक n-1th फ्रिंज लिया। हाँ भी सर। अब ये तो फ्रिंज विड्थ निकाली है आपने, किस फ्रिंज की? ब्राइट फ्रिंज की। अब आप देखिए डार्क फ्रिंज की विड्थ आप कैसे निकालेंगे। So this is separation between two consecutive bright fringe. So ये जो बीटा होगा ये nth ब्राइट फ्रिंज और n-1th ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन। देखिए अब ब्राइट फ्रिंज के कैसे कैलकुलेट करते हैं? ब्राइट फ्रिंज ये था n लैम्डा डी बाई डी, तो nth ब्राइट फ्रिंज मींस n लैम्डा डी बाई डी, n lambda d by d. n-1th bright fringe means n-1 lambda d by d. So अब अगर आप यहां lambda d by d आप कॉमन ले जाओ, so left with n-n+1, सिर्फ ये बचेगा ना। so ये कैंसिल हो गया। तो देखो भाई, डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंज की विड्थ सेम आ रही है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेरेंस। ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ थी, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ। So width of bright and dark fringes ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दोनों की विड्थ सेम होगी, दैट इज फ्रिंज विड्थ। भाई ये बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए अब लिखना शुरू कीजिए, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक तो लिख लिया था ना आप लोगों ने? ये लिख लिया था ना, फ्रिंज विड्थ करना था। ये लिखा था? अच्छा यहां से लिखना था, ओके। चलिए चलिए लिखना शुरू कीजिए, जब लिख लें तो बताइए, स्लाइड चेंज करेंगे। नहीं खदीजा, इंटेंसिटी तो अलग है ना। डार्क तो मैं कह ही रहा हूं कि इंटेंसिटी 0, ब्राइट की इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी अलग है, विड्थ सेम। भाई एक डार्क स्पॉट और एक ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी तो सेम नहीं होगी, जितना विड्थ सेम है दोनों।
चलिए लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड। इतना हो जाए तो बताइए मुझे। हो तो बताइएगा मुझे, आगे बढ़ेंगे। भाई लिखा सबने? ओके, चलिए। ठीक है रैपर, लिखिए 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 लिखिए। हो गया श्वेता, जुहैब? चलो भाई, सबका हो गया? अच्छा, अब ये जो पार्ट डिफरेंस है ना, इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड और होता है। मतलब ये जो इतनी लंबी कैलकुलेशन करी है ना हमने यहाँ तक, ये वाली, इसको मैं 2 लाइन में भी कर सकता हूँ, बट चीजें बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएंगी, तो आई एम नॉट श्योर कितनों को क्या समझ में आएगा। बट मैं फिर भी मेथड 2 करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में जो बोर्ड्स में नहीं आते, लेकिन एंट्रेंसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स में मुझे इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो देखिए, सेंटर से लेकर भी यहां तक कुछ मैंने लाइंस ले ली, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, ये इंक्लिनेशन भी थीटा। मींस यहां पहुंचने के लिए ये जो लाइट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो रही है। देखो यहाँ S1 से जो वेव गई, इसने पार्ट डिफरेंस लिया S1P, S2 से जो वेव गई उसका पार्ट डिफरेंस है, पाथ है S2P। मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए। पार्ट डिफरेंस के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, S1 से यहां तक एक नॉर्मल ड्रॉप कर, और इसको मैंने कह दिया n। अब ये ड्रॉप करने के बाद ना S1P और NP ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। जो पार्ट डिफरेंस बचा, वो पार्ट डिफरेंस ये बचा जिससे मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर। सो दिस डेल्टा इज पार्ट डिफरेंस। जिसको मैंने x लिखा था, ये वही पार्ट डिफरेंस है डेल्टा। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, वो एक अलग बात है, बट यहां तक बताइए, इतना आया?
सो नाउ लाइट रेज जो निकल रही हैं वो सेम एंगल, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और एक ही पॉइंट पर पहुंच रही है तो सेम एंगल से बेंड होंगी ना, सेम एंगल से बेंड होकर यहां पहुंचेंगे। हाँ, इसीलिए ये मेथड नहीं कराता हूं मैं ज्यादा। सुनिए, इक्वल ऐसी हुई कि अगर दो लाइंस है ना, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मैं आपसे कहूं इस लाइन से इसकी इक्वल पोर्शन कट कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इससे इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे। नॉर्मल ड्रॉप करने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा। ये ज्योमेट्री में कभी सीखा होगा, क्लास 10 तक की ज्योमेट्री में, दो लाइंस दी हुई है, एक में से दूसरे के इक्वल पोर्शन कट करना है तो आधा आधा कर, तो एक से दूसरे पे नॉर्मल ड्रॉप कर दो। हर बार याद आया? अच्छा, अब इसके बाद नहीं तो एंगल सेम होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल सेम होंगे, सेम एंगल पर रे बेंड हो रही है, सेम एंगल पर रे बेंड हो रही है। यहां से जो रेज निकली सेम एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ बेंड होकर यहां पहुंचेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये थीटा और एक चीज और है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर लिया है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए किसी तरह से, ये एंगल भी थीटा होगा क्या? हाँ, कैसे लेके जाएं थीटा तक वही देख रहा हूं। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। सो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। नहीं, शायद एक पॉइंट से कुछ रेज ऐसे निकल रही थी, है ना? आपने क्या किया, इन सबको 30-30 डिग्री पर बेंड करा दिया, तो ये कहीं तो जाके क्रॉस करेंगे ना, जरूरत है ना कि पैरेलल हो जाए, कहीं तो जाकर क्रॉस करेंगे, जिस जगह जाकर ये क्रॉस कर रही है वो पॉइंट भी है, तो ये थीटा आ गया। अब देखिए, अब आप ये जो ट्राइंगल है ना S1, ये जो 2-3 पेज की कैलकुलेशन थी उसे मैं 2-3 लाइन में खत्म कर सकता हूँ। वैसे जब आप डिफ्रैक्शन करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, डिफ्रैक्शन में यही करना होता है। तो जब आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल S1 एंड S2, इसमें आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, S2n डिवाइडेड बाय S1 S2। S2n आपका डेल्टा है, S1 S2 आपका डी है, तो डेल्टा आ गया डी साइन थीटा। ये बड़ा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इवन इसे आप डिफ्रैक्शन में भी यूज करेंगे। सो यहाँ जो पाथ डिफरेंस होगा जिसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये पाथ डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। एक बार आपने पाथ डिफरेंस ले लिया, अब आप चाहो तो इस पाथ डिफरेंस को, इस थीटा को इस वाई एन से कनेक्ट कर सकते हो। इसको अगर मैं कह दूं सी, ट्राइंगल सीओपी में, सीओपी, मुझे अब करना ये इस थीटा को किसी तरह से वाई एन से रिलेट करना है। तो सीओपी में आप लिख सकते हैं tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वाई एन ओवर डी, और यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा था लैम्डा ओवर डी, इसे मैंने 1 कहा, इसे मैंने 2 कहा, इसे मैंने 3 कहा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये जो डेविएशंस हैं, दीज डेविएशंस आर स्मॉल, ये डी बहुत छोटा है एमएम में, ये डेविएशंस बड़े स्मॉल होंगे, छोटे छोटे डेविएशंस होंगे। तो यहां अगर मैं स्मॉल, और अगर ये डेविएशन स्मॉल नहीं है तो हमारी कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है।
ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं डेविएशन स्मॉल है, नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा, इसे मैं रब कर देता हूं तो लिख लिया। डेविएशन अगर स्मॉल है तो साइन थीटा टैन थीटा दोनों ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएंगे। इसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो रे ऑप्टिक्स में आपने बहुत यूज करी है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई डी, और ये आया वाई एन बाई डी। तो ये डेल्टा आ गया वाई एन डी बाई डी। डेल्टा इज योर पार्ट डिफरेंस, जिसे आपने एक्स कहा था। तो आपको वही एक्सप्रेशन मिल गया जो यहां मिला था, जिसे मैं एक्स कह रहा हूं वही वहां डेल्टा है। तो ये भी एक शॉर्टकट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ जगह मुझे इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट डेल्टा इज डी साइन थीटा, मैं इसे यूज करूंगा। और जब आप डिफ्रैक्शन करोगे तो डिफ्रैक्शन पूरा इसी करोगे। तो मेथड 2 डालकर इसे लिख लीजिए, कुछ जगह जरूरत पड़ जाएगी। आप बोर्ड्स में शायद ना पड़े, लेकिन एंट्रेंसेस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। S1 नहीं आसिफ, ये वाला ट्राइंगल है ना, COP, तभी तो ये YN आ रहा है। COP, ये वाला राइट एंगल आसिफ। असबा, अगर आप इसके एंगल सेम होने के पीछे देखिए, एक तो ये है कि यहां से जो वेव फ्रंट आएगा ना, यहां से भी वेव फ्रंट आएगा और यहां से भी वेव फ्रंट आएगा, दोनों वेव फ्रंट्स बेंड होंगे बाय द सेम एंगल। यहां से और यहां से जो वेव फ्रंट आएगा वो बेंड होगा बाय द सेम एंगल। ये सेम एंगल की डेप्थ, थोड़ा सा रुक जाओ, डिफ्रैक्शन इसी का खेल है। ये बेसिकली डिफ्रैक्शन में यूज होगा। तो जब आप डिफ्रैक्शन करेंगे आपको दिख जाएगा कि ये डिफ्रैक्शन में बेसिकली ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना SN, जिसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट। आपका वेव फ्रंट ऐसा था, ऐसा चला गया, दैट्स बेंडिंग ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसके फौरन बाद डिफ्रैक्शन में शुरू करूंगा मैं डिस्कस करूंगा। लिखिए ना, अभी तो फैजान हो भी नहीं रहा डिफ्रैक्शन, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। भाई हो गया ये? सबसे काम की चीज ये है डी साइन थीटा, जिसे हम यूज करें। भाई लिख लीजिए तो बताइए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कुछ। बस का इतना हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसे भी लिख लीजिए।
सो देखिए, अब इसके बाद एक दो टॉपिक्स और देख लो, फिर न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। ये तो फ्रिंज विड्थ आ गई आपकी लैम्डा डी बाई डी। यहां से आप कई काम कर सकते हैं। एक तो आप ये देख सकते हो, अगर इस पूरे ऑपरेटर्स को आप किसी लिक्विड में डाल दें तो आपसे पूछेगा फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपसे कहता है फ्रिंज विड्थ इफ यंग्स डबल स्लिट, पूरा जो ऑपरेटर्स है, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। हाल मास यूज कर सकते हैं। Fringe width if Young's double slit experiment is emerge सेकेंड लास्ट स्लाइड डार्क फ्रिंज वाली, इसकी बात कर रहे हैं आप सनाउ, लिख लीजिए। हुआ सनाउ? is emerged in a liquid of refractive index n। अगर इस पूरे को आपने किसी लिक्विड में डाल दिया तो देखिए, एयर में जो फ्रिंज विड्थ थी ये थी लैम्डा इन एयर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो जब आप लिक्विड में डालोगे तो देखो चेंज क्या आएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। एयर में लाइट की वेवलेंथ कुछ और होती है, लिक्विड में वेवलेंथ कुछ और होती है, डी बाई डी हो जाएगा। लिक्विड में जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है एयर में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रिंज विड्थ लिक्विड में आ गई, लैम्डा लिक्विड की जगह इसे लिख दीजिए, wavelength in air divided by refractive index capital D divided by small d। तो जो लैम्डा एयर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है इसे आप लिख सकते हैं बीटा एयर। तो फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड इज फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ ऐसे आप लिक्विड में फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, एयर की फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड इन एयर में फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय एन हो जाएगी। ऐसे आप लिक्विड में फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चीज और आपसे पूछ लेता है, वो आपसे कहता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालिए। वो आपसे एक चीज और पूछ लेता है, वो आपसे कहता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालिए। लिखिए, अब आप लिखिए। हाँ, सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए क्या चीज है। ये था ना आपका सिस्टम। भाई हर लेंथ के लिए आप एंगल लिख सकते हैं। भाई मान लीजिए आपका ये फ्रिंज बना,
मैंने कहा ये है फ्रिंज की विड्थ। आपने कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, एंगल की फॉर्म में चाहिए, तो आपने ये लिया इसको, ये जो डबल स्लिट पैटर्न था वहां पर एक एंगल बना दिया इससे। ये जो डबल स्लिट पैटर्न था यहाँ एंगल बना दिया। इसे मैंने क्या दिया, इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। इस फ्रिंज के लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक एंगल है, इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कैपिटल डी। तो मैं थीटा ले सकता हूं, थीटा होगा फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये कैंसिल होगा। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया, इट्स लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है आपका, लैम्डा बाय स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। सो ऐसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करवा लेगा भाई, ये लिख लो। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी हो गई, छोटी छोटी चीजें रहती हैं बीच बीच में। अब मेजर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर कल जो छोटी छोटा जो बचा हुआ है थ्योरी का पार्ट, उसको कल निपटा देंगे। भाई ये लिख लेना आप, तो बता दीजिए मुझे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए, लिखा आप लोगों ने, इसे और लिख लीजिए। चलिए, अब रब कर दूं इसको। नगमा, जुएब, हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट देखिए। ये मैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जो कुछ अब तक करा है उसे ना एक बार यूज कर लेंगे उन सारे रिलेशंस को। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the two parallel slits are made 1 mm apart and a screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when green light, no, not fringe separation, green light of wavelength 500 nanometer is used. तो आपने ग्रीन लाइट यूज करी हुई है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, separation of third bright fringe from central maximum, separation of third
dark fringe from central maximum, और आपको चाहिए width of bright fringe, फोर्थ है angular width. सो देखिए, जब आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे, फर्स्ट सेपरेशन पहले तो लिख लो क्या क्या दिया है. स्मॉल डी कितना दिया है, दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है 1 mm. तो 1 mm इज 10 raised to the power minus 3 मीटर. स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर. वेवलेंथ ऑफ लाइट है 500 नैनोमीटर. 500 into 10 raised to the power minus 9 मीटर. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सेपरेशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज. सो थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं n lambda capital D by D. थर्ड ब्राइट फ्रिंज मीन्स योर n comes out to be 3. जब आप y3 लोगे, it's 3. Lambda is 500 into 10 raised to the power minus 9. D is 1 divided small d, which is 10 raised to the power minus 3. So y3 आ गया 15 into 10 raised to the power minus 9 और minus 3, minus 6 और 2, minus 4 मीटर. भाई ये बताइए, इसमें कोई परेशानी है? सेकंड देखिए, थर्ड डार्क फ्रिंज पूछ रहा है. डार्क फ्रिंज जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये यूज करेंगे, इट्स 2n minus 1 lambda d by d. आपको पता है थर्ड डार्क फ्रिंज मींस n is equal to 3. वैल्यूज रख दीजिए. इट्स 2 into 3 minus 1. Lambda is 500 into 10 raised power minus 9. D is 1. Capital small d is 10 raised power minus 3. So yn आ गया 6 minus 1 is 5. 5 into 500 into 10 raised power minus 6. तो yn आ गया, it's 25 into, अच्छा yes, 10 raised to the power minus 4 मीटर. थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ इज lambda d by d only. So जब आप वैल्यूज रखेंगे, lambda is 500 into 10 raised to the power minus 9. Capital D is 1, small d is 10 raised to the power minus 3. So beta आया 5 into 10 raised to the power minus 4 meter. Fourth, angular fringe width is just lambda by d. So it's 500 into 10 raised to the power minus 9 by 10 raised to the power minus 3. So theta is 5 into 10 raised to the power minus 4. हाँ भाई, यहां तक बताइए क्या क्या डाउट्स हैं. चलिए इतना लिख लीजिए. जी अलमास, n equal to 0 is for central bright. जब वो कह रहा है ना थर्ड ब्राइट, दैट मीन्स सेंट्रल के बाद. तो फर्स्ट ब्राइट के लिए n1, सेकंड ब्राइट के लिए 2, थर्ड ब्राइट के लिए 3. n is 0 is for central bright.